हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रैंक कोरिलेशन। इसको स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन भी कहते हैं। तो आज अपन को इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखने हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने स्कैटर डायग्राम के मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लिए हैं, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लिए हैं। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन मेरिट्स ऑफ रैंक कोरिलेशन से। इसके अंदर अपन को मेरिट्स और डीमेरिट्स देखने हैं, और मेरिट्स और डीमेरिट्स से पहले अपन स्कैटर डायग्राम और कार्ल पियर्सन के देख चुके हैं। अब बात यहाँ है, जो डीमेरिट्स कार्ल पियर्सन के थे उसको भी दूर किसने किया है? इसने किया है। किसने? रैंक कोरिलेशन ने किया है। जैसे कि अपन ने स्कैटर डायग्राम में देखा था कि स्कैटर डायग्राम के जो डीमेरिट्स थे उनको फुलफिल थोड़े बहुत किसने किया? कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ने किया। अब उसके जो भी है, यानी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के जो भी डिसएडवांटेज है या फिर डीमेरिट्स है, वो कौन पूरी करेगा? रैंक कोरिलेशन पूरी करेगा। ठीक है, ये सब अपन देखते हैं कि मतलब एक की चीज़ दूसरी चीज़ पूरी करता है, ये अपन मानते हुए आते हैं, तभी तो आगे से आगे बनते जाते हैं। और अगर आगे से आगे नहीं बनेंगे, अगर कोई चीज़ इतनी परफेक्ट होगी तो आगे से आगे उसके कैसे बनेंगे? ठीक है, ऐसे अपन देख सकते हैं। तो ये उसके कुछ चीज़ें दूर करता है, और बाकी इसके भी कुछ डीमेरिट्स है जो कार्ल पियर्सन भी दूर करता है। ठीक है, ये चीज़ अपन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन अगर मेरिट से। तो मेरिट में सबसे पहले क्या है? इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। इसको समझना बहुत ईजी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रैंक्स होती है, सिर्फ एक एक्स और एक वाई रैंक गिवन होती है, और निकालना भी क्या होता है? 1 माइनस ऐसे 6 सिग्मा डी स्क्वायर ऐसे करके अपॉन एन क्यूब माइनस एन, ऐसे इजीली फॉर्मूला होता है, बहुत इजी फॉर्मूला होता है। और अगर अपन बात करें कार्ल पियर्सन की, तो वो बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, उसके अंदर रूट भी होता है, उसके अंदर स्क्वायर होता है, उसके अंदर अलग अलग चीज़ निकालनी पड़ती है, तो बहुत बड़ा होता है। और इसके अंदर क्या है? इतना सा निकाल के अपन को सीधा सा आंसर मिल जाता है। तो ये क्या है? अंडरस्टैंड करना इसको बहुत ईजी है। और क्या है? इट इज़ ईजियर टू कैलकुलेट। और देखो वही बात है कि इसको कैलकुलेट करना भी बहुत ईजी है। क्या है? अपन को क्या है? डी स्क्वायर निकालना है और उसको पुट करना है, एन अपन को मिलता ही है, मतलब जितनी रैंक्स होगी उतनी वो होती है। तो मतलब इसको निकालना बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इट कैन बी कंप्यूटेड विद एनी काइंड ऑफ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। अब देखो ये क्या था? कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का डीमेरिट था कि वो हर एक टाइप के वेरिएबल को कैलकुलेट नहीं कर सकता, उसके अंदर लीनियर क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। बाकी अब ये क्या करता है? ये सारे कर देता है। ठीक है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट हो। समझ गए? फिर अगर अपन बात करें, इट कैन कैलकुलेट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट सच एज इंटेलिजेंस एंड ब्यूटी। अब ये क्या है? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को भी कैलकुलेट कर सकता है। अगर अपन ने बात करी थी पहले कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसके अंदर सिर्फ क्वांटिटेटिव ही मेथड्स यूज होते थे, यानी क्वांटिटेटिव मेथड या क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ही यूज करते थे अपन कैलकुलेट करने के लिए। बाकी इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर अपन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें देखिए, एक बार वापस देखो। ये क्या है? इसको समझना इजी है, फिर इसको कैलकुलेट करना भी इजी है एज कम्पेयर टू कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, इट कैन बी कंप्यूटेड विद एनी काइंड ऑफ वेरिएबल। अगर वो इंडिपेंडेंट होगा तो भी कैलकुलेट हो जाएगा, कोई डिपेंडेंट होगा तो भी कैलकुलेट हो जाएगा। फिर अपन बात करें कि ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को भी कैलकुलेट कर लेता है, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, ब्यूटी हो गया, इन सबको भी अगर अपन कैलकुलेट करें और उसको रैंक दें तो उसको भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए इस बात को? फिर अपन आते हैं डीमेरिट्स पे, जो कि इसके है बहुत सारे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ग्रुप डाटा। अगर ग्रुप डाटा हो, जैसे क्लास इंटरवल होता है ना, CI होता है, CI में क्या होता है? जैसे 0 to 5, 5 to 10 ऐसे हो, तब इसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर क्या है? फॉर्मूला तो एक ही है। कौन सा है? वही है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। ये ऐसा सिंपल सा फॉर्मूला है। अब अगर ये इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, अब अगर ये फॉर्मूला एक है तो ये एक ही चीज़ के लिए बना हुआ है, और वो एक चीज़ क्या है? एक्स और वाई डाटा जब ऐसे नॉर्मल में दिया हुआ हो। अगर ग्रुप डाटा आ जाएगा तो इसके पास फॉर्मूला ही नहीं है उसको सॉल्व करने का, तो इसलिए क्या है? ये केपेबल नहीं है। किसके लिए? ग्रुप डाटा के लिए। फिर अगर अपन बात करें, इट कैन हैंडल ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और आइटम्स। ये क्या कर सकता है? लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी तभी कैलकुलेट कर सकता है। जैसे देखो, अगर आप मान लो कि कोई कंपटीशन है, उसके अंदर 1000-1200 जने आ गए।
अब सबको मार्क्स दिए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उन 1000-1200 आदमियों के रैंक देनी पड़ेगी। 1200 रैंक है, आपको 1200 देनी पड़ेगी। तो अगर आप उसको देते रहोगे तो कितने परेशान हो जाओगे, सोचो। अब 1000 छोड़ो, अगर 100 भी होगा तो भी कितने परेशान हो जाओगे, और 50 भी होगा तो भी कितने परेशान होगे। सबको देखना पड़ेगा कि हाँ इसकी रैंक क्या आ रही है, इसकी रैंक क्या आ रही है। बहुत झमेला होता है इसके अंदर, क्योंकि रैंक देनी पड़ती है ना, सबके नंबर्स को रैंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से इसमें क्या है, बहुत सारी हर्डल्स आती है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो इस वजह से क्या है कि लिमिटेड नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, जैसे 10 हो, 20 हो, मैक्सिमम 30 हो, इतने को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, बाकी कर सकते हैं। बाकी जब ये 50, 60, 70, 80 ऐसे लंबे निकल जाते हैं तब कैलकुलेट करना बहुत ईजी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि ये लार्ज नंबर के साथ काम नहीं कर पाता है और बहुत मुश्किल हो जाती है इसके साथ। और फिर अपन बात करें, इट ओनली कंसिडर्ड द रैंक ऑफ द डाटा पॉइंट एंड इग्नोर्स द एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। अब वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, जैसे देखो y की अगर अपन बात करते हैं या फिर x की बात करते हैं, कि जैसे कोई फर्स्ट रैंक आ रहा है उसके 99 मार्क्स है, कोई सेकंड रैंक आ रहा है उसके 72 मार्क्स है, और कोई थर्ड रैंक आ रहा है उसके 71 मार्क्स है। ठीक है, अब ये है, फर्स्ट किसको मिला, इसको मिला, सेकेंड इसको मिला, और थर्ड इसको मिला। ठीक है, अब ये चीज़ नहीं दिखाता है कि 99 से 72 के बीच में कितने नंबर का गैप है। यानी अगर कोई फर्स्ट आ रहा है 99 नंबर लेके, तो उसकी नॉलेज में कितना गैप है जो सेकंड रैंक आ रहा है। अब अगर नॉर्मल अगर आप देखो कि यार फर्स्ट रैंक ये है, सेकंड रैंक ये है, तो आप ये देख सकते हो यार इन दोनों की नॉलेज में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। बाकी अब रियल में कितना फ़र्क है, ये जो मार्क्स का जो कितना डिफरेंस है, ये अपन को पता नहीं चलता है। और सेकंड से जैसे अब थर्ड में आया तो इसके अंदर एक ही मार्क्स का डिफरेंस आया, बाकी रैंक तो बदल गई। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अपन को रियल मैग्नीट्यूड जो है, मतलब रियल जो मीनिंग है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, ये चीज़ें समझ में नहीं आ पाती। किसकी वजह से, रैंक की वजह से। क्योंकि अगर अपन इनको रैंक दे देंगे तो अपन रियल चीज़ समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए फिर अगर आप देखो, कन्वर्टिंग द डाटा इनटू रैंक्स फॉर रैंक कोरिलेशन डिस्कार्ड्स द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। कि मतलब इसके अंदर अपन ओरिजिनल वैल्यू को महत्व ही नहीं देते हैं। जैसे अगर इसके 99 मार्क्स आए तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप 100 में से 99 मार्क्स ला रहे हो। बाकी जब अपन ने इसको फर्स्ट रैंक दे दी तो ये देखने में ही नहीं आएगा कि यार ये फर्स्ट रैंक कितने मार्क्स से लेके आया है। तो अपन ने क्या किया, इसके रियल जो ऑब्जर्वेशन है, रियल जो वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, उसको अपन ने एक तरह से इग्नोर कर दिया है। समझ रहे हैं इस बात को, इस वजह से। एंड रिप्लेस देम विद देयर रिस्पेक्टिव रैंक्स। और अपन ने क्या कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया किससे, रैंक से। कि जैसे फर्स्ट रैंक है 99 मार्क्स ला रहा है, और अगर मान लो अपन उसको 99 भी मानते, चलो मान लिया। फिर अगर अपन सेकंड रैंक को देखें तो अपन यही सोच सकते हैं यार सेकंड रैंक आया है, कम से कम जो फर्स्ट रैंक आया है उससे 5-10 मार्क्स के आसपास होगा। बाकी अपन को क्या पता सेकंड रैंक इतना मार्क्स के दूर है, और अगर थर्ड होगा तो थर्ड भी अपन ये सोचेंगे यार 5-7 मार्क्स दूर होगा। बाकी यहाँ पे क्या पता कि ये एक ही मार्क्स दूर है। तो मतलब जो रियल ऑब्जर्वेशन है, रियल जो वैल्यू है, उसको ये बिल्कुल इग्नोर कर देता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, दिस ट्रांसफॉर्म द डाटा स्पेशली इफ द वेरिएबल्स ऑफ डाटा हैव मीनिंगफुल मैग्नीट्यूड और यूनिट। ठीक है, तो इसके अंदर यही चीज़ है कि क्या होता है कि कितना भी मीनिंगफुल हो, कितनी भी वो ओरिजिनल डाटा वैल्यूएबल हो, ये उसको हटा देता है और सिर्फ रैंक्स रख देता है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन है। ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के लिए तो बहुत बढ़िया रहती है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के लिए तो बहुत बढ़िया रहती है। बाकी ये रियल वैल्यू अपन को नहीं दिखाती है, रियल सिनेरियो क्या होता है वो चीज़ नहीं दिखाती है। तो देखो अपन ने डिमेरिट्स क्या क्या देखे, यही कुछ इसके डिमेरिट्स थे। सबसे पहले तो क्या है, ये ग्रुप डाटा को कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही फॉर्मूला है और वो एक ही चीज़ के लिए बना है। फिर अपन ने देखा कि क्या है, इसके अंदर बहुत सारे हर्डल है अगर ये लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट करना चाहे तो। फिर अपन ने देखा कि ये रियल मीनिंग नहीं दिखाता है, मतलब इन दोनों के बीच में कितना गैप है, कितना नहीं है, कितना नंबर है, क्या नहीं है, ये चीज़ ये नहीं दिखाता है। समझ गए। फिर थर्ड अपन ने देखी कि ये रियल मार्क्स भी शो नहीं करता है। जैसे अगर इसके 99 मार्क्स है, ये फर्स्ट रैंक पे, तो ये अपन को शो नहीं करेगा। अपन को सिर्फ इतना तो देखने मिलेगा कि यार ये फर्स्ट रैंक करे, ये सेकंड रैंक करे और थर्ड रैंक करे। ठीक है, और ये भी नहीं देखने मिलेगा कि अगर ये एक्स है और वाई है कोई, तो उन दोनों के बीच में कितना गैप है। अगर फर्स्ट रैंकर यहाँ पे 99 पे है और फर्स्ट रैंकर यहाँ पे 72 पे है, मान लो 72 पे फर्स्ट रैंकर है, तो अपन को ये पता नहीं चलेगा। और अपन तो ये सोचेंगे ना कि यार ये फर्स्ट रैंकर है और ये फर्स्ट रैंकर है, दोनों के बराबर होंगे ऐसे। तो इसलिए मतलब ये रियल चीज़ें नहीं दिखाता है। तो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।